नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो जैसे कि बच्चे लोग, आपको पता है कि हम लोग अभी फिजिक्स पढ़ रहे हैं क्लास 11th एंड 12th और IIT JEE नीट, मतलब सबका एक कंबाइंड वर्जन है आपके सामने ये, जिससे हम लोग एकदम बेसिक लेवल से टॉप लेवल तक आपको मैं JEE नीट की तैयारी करवाऊंगा फिजिक्स के लिए। तो सबसे पहली बात यहाँ पर क्या है कि हम लोग अभी चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं उसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड, जिसका एक लेक्चर ऑलरेडी हो चुका था और उसका आज सेकेंड लेक्चर है। तो यहाँ पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे लिख करके फिजिक्स अभी क्लास 11th का चल रहा है, जिसको हम लोग लेक्चर को बना रहे हैं IIT JEE और नीट जैसे एग्जामों को ध्यान में रखकर, ठीक है, ताकि एक बच्चा नीट JEE के लिए बहुत सिंपल तरीके से इस चैनल पे सब कुछ प्राप्त कर ले। कोई सब्सक्रिप्शन नहीं, कोई चार्ज नहीं, फ्री है, आराम से मजे लो, ठीक है। तो बच्चे लोग, अब सवाल है फिजिक्स है, तो फिजिक्स में हम लोग चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे, जिसका नाम था फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है, फिजिकल वर्ल्ड है ना, तुम ही मेरी दुनिया हो, जिसका आज लेक्चर 2 था, लेक्चर 02। तो इसमें हम लोग लेक्चर 02 में आज क्या पढ़ने वाले, तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसको हम लोग कहते हैं फिजिक्स में फंडामेंटल फोर्सेज। फंडामेंटल फोर्सेज। अब सवाल आता है कि सर ये फंडामेंटल फोर्सेज क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले एक बात बताओ, इस दुनिया में पहले मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूँ। मान के चलो कि आप कभी जेल में गए हो। जेल में गए हो आप लोग? नहीं गए हो। उम्मीद है अगर सब कुछ लक्षण ठीक ठाक रहा तो जरूर जाओगे जेल में, जैसा तुम्हारा लक्षण है। तो क्या है, जब तुम भी जेल में जाओगे ना, तो किसी जेल वाले से बोलेंगे, एक हवलदार से, भाई साहब मुझे थोड़ा पानी देना, तो वो आपको पानी देगा। लेकिन अगर आप किसी को बोलोगे तो एक चाय देना मेरे को, बहुत मार मारेगा तुमको। क्यों? क्योंकि तुम जेल में हो। तो फिर पानी के लिए क्यों नहीं मारा? क्योंकि पानी पीना किसी भी आदमी के लिए फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल राइट्स का मतलब होता है कि वह चीज जो सबको प्राप्त हो उसको बोलते हैं फंडामेंटल, जो सब जगह पाया जाता हो। तो यहाँ पे वह फोर्स जो सब जगह पाया जाता हो उसी को फंडामेंटल या बेसिक बोलेंगे, ठीक है। सब जगह आपको मिल जाएगा, एवरीवेयर, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल। तो आप कहिएगा सर वो कौन कौन सा फोर्स है जो सब जगह मिल जाता है? तो देखिए, इस दुनिया में कोई भी वस्तु है तो उसके पास मास है कि नहीं? इस दुनिया में मास सबके पास है, ओके। जहां मास है वहां एटम है, जहां मास है वहां एटम है, और जहां एटम है वहां न्यूक्लियस है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर बेसिक फोर्स, यहाँ पर आप कहिएगा 3 नहीं, 3 में भी 2 होते हैं। न्यूक्लियस भी 2 तरह के फोर्स को सबमिट करता है। एक जिसके पास मास होता है उस फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। जिस फोर्स के पास मास होता है उसे क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल। जिसके पास एटम की वजह से, यानी जो चार्जेस की वजह से बल लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। डिटेल करते हैं वहाँ पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और जहाँ पर न्यूक्लियस होता है, जहाँ पे न्यूक्लियस होता है वहाँ 2 फोर्स होता है, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस फोर्स और एक वीक न्यूक्लियस फोर्स, ठीक है। तो बताओ बच्चे लोग, यहाँ पे बेसिक फोर्स जो सब जगह पाया जाता है उसको बेसिक फोर्स कहते हैं। अब बताइए बेसिक फोर्स कितने प्रकार के? तो 3 प्रकार के हैं। ये जहाँ मास पाया जाता है उसे ग्रेविटेशनल, जहाँ एटम पाया जाता है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और जहाँ न्यूक्लियस होता है वहाँ स्ट्रॉन्ग और वीक। एक एक करके जरा एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहला हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स किसे कहते हैं? FG। ग्रेविटेशनल फोर्स किसे कहते हैं? देखो बच्चे लोग, ये है हमारी धरती। धरती हमारी माँ होती है, और धरती पर है ये पेड़, इस पेड़ पर है एप्पल, ठीक है, और ये एप्पल गिरता है नीचे। क्योंकि एप्पल को कौन खींचने वाला है बच्चे लोग? इस एप्पल को खींचने वाला है धरती। तो क्योंकि धरती के पास मास है, एप्पल के पास मास है, और 2 मास के बीच में जो फोर्स लग रहा है, तो ये फोर्स का नेचर कैसा है? अट्रैक्शन या रिपल्सन?
तो याद रखिएगा, धरती कभी भी किसी चीज़ को अपनी ओर खींचता है, धक्का नहीं देता है। ऐसा नहीं हुआ कि मिश्रा जी गाछी पर से मतलब पेड़ पर से कूदे तो ये मिश्रा जी ऊपर चले गए, नहीं, मिश्रा जी जब भी आएंगे ज़मीन पर ही आएंगे, भले बाद में ऊपर चले जाए लेकिन पहले कहाँ आएंगे, नीचे आएंगे। तो बच्चे लोग यहाँ पर एक बात मैं आपसे पूछूंगा, ग्रेविटेशनल फोर्स का नेचर क्या है बुआ, अट्रैक्शन। तो क्या बोलेंगे, फोर्स लगना चाहिए। कैसा फोर्स लगना चाहिए, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन, किसके बीच में लगना चाहिए, दो मासेज के बीच में। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे बुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स। जब दो मासेज के बीच में जो फोर्स लगता है उसे क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए सर फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला तो अभी आप डायरेक्ट देख लीजिए, m1 m2। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे ना गुरुत्वाकर्षण चैप्टर, तो उसमें हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। अभी तो बस बेसिक सा फॉर्मूला आप जान लीजिए कि इतना होता है, ठीक है बच्चे लोग। क्योंकि यहाँ पहला चैप्टर में बस हमको बच्चा सब की तरह थोड़ा सा आपको कुछ पढ़ा देना है, ताकि आपका कम से कम काम चल जाए। इसके बाद इसके ट्रेलर के बाद असली पिक्चर अगले चैप्टर से चलेगा, ठीक है। तो चलो बच्चे लोग, हम लोगों ने यहाँ पर पहला फोर्स देख लिया, ग्रेविटेशनल। इसके बाद सेकेंड फोर्स का क्या नाम है वो देखते हैं। सेकेंड फोर्स का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। सेकेंड फोर्स का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब देखो एटम है, इस दुनिया में क्या है वो, एटम। तो एटम के अंदर प्लस होता है, प्लस के बाद माइनस होता है, फिर यहाँ पे माइनस होता है, फिर यहाँ पे माइनस होता है, ठीक है। तो एटम में क्या होता है, ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर प्लस होते हैं और इसके अंदर माइनस होते हैं, या माइनस माइनस या प्लस प्लस, ठीक। माइनस माइनस धक्का देगा, जिसको रिपल्सन बोलेंगे। अच्छा, प्लस प्लस भी क्या करेगा, रिपल्सन, और प्लस माइनस क्या करेगा, अट्रैक्शन, ठीक है, ये करता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये अट्रैक्शन कर रहा है, ये रिपल्सन कर रहा है। तो दो चार्जेस के बीच में जो बल लगता है, कितने के बीच में, तो दो चार्जेस। और फोर्स का नेचर क्या है, अट्रैक्शन की रिपल्सन। ऐसा आप घर में भी देखते होंगे, प्लस को मान लो, प्लस और माइनस यहाँ पर में अट्रैक्शन करते हैं, माइनस माइनस रिपल्सन, प्लस प्लस रिपल्सन। मान लीजिए प्लस पिताजी है, तो बच्चा ना जो बाप होता है वो पिता के मार से बहुत भागता रहता है। पिताजी फ्रीक्वेंटली अपने बच्चे को मारते रहते हैं, मतलब सब तो नहीं होता है, अब तो खैर बहुत स्टैंडर्ड आ गया है कि बच्चे लोगों को मारपीट नहीं लगता है। नहीं तो पिताजी तो हम लोग गार्जियन बिना मतलब के भी हम लोग को पीट देते थे, बिना मतलब के। आ रहे हैं, पढ़ रहे, एक साइड मत, क्या कर रहा है, पढ़ रहे हैं, ओ पढ़ रहा है, पढ़ो, बिना मतलब के। और अभी के माँ बाप पूछ लेते बच्चों से, बेटा क्या मैं आपको पीटूं क्या, नहीं पापा प्लीज़ प्लीज़ मैं ऐसा नहीं करूँगा, ठीक है ध्यान रखिएगा। हम लोग क्या होते थे, पूछते नहीं थे, धराधर चालू, है ना। तो अभी के पिताजी के साथ तो समस्या है कि इतना दिमाग पे टेंशन रहता है कि मार नहीं पाते हैं। आप कहिएगा सर मारना तो अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल, लेकिन थोड़ा थोड़ा मारना तो अच्छी बात है, कम से कम भीगरे नहीं। तभी देख रहे हो पापा के सामने पबजी खेल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले पापा आए, किताब खोल के बैठ के पढ़ना है, मतलब गोड़ हाथ तोड़ देते थे, याद है, मार मतलब तोड़ते नहीं थे। एक कहावत है हमारे यहाँ, ठीक है। तो हमारे जी बिहार में जो है ना, पिताजी के नाम से बहुत लोग डरते हैं, ठीक है, बहुत मार मारते हैं। पिताजी से कभी कोई फ्रैंक नहीं रह पाता। ये हम लोगों के अंदर क्या है, थोड़ा सा एक बना हुआ है ना कि बाप है हम, ठीक है, क्या समझा है तुम, ठीक है। और बेटी को माँ बहुत मारती है, मारती कहने का मतलब कमांड रखती है। आए, चावल गिर गया, एक चटे खड़क, चल चावल ठीक से रखो, चलो चावल बना। आए किचन में चाय पी रहे, क्या कर रही हो, कुछ नहीं, जाओ चाय बना के लाओ। लेकिन पिताजी थोड़ा सा प्यार से बोलते हैं, बेटा चाय बनाया क्या, जी पापा जी बना के लाते हैं। क्यों, क्योंकि प्लस और माइनस के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन, और माइनस माइनस के बीच में रिपल्सन, प्लस प्लस के बीच में रिपल्सन। तो अब यहाँ पर, यहाँ तो अट्रैक्शन लिख दिए थे, यहाँ अट्रैक्शन और रिपल्सन से अच्छा शब्द इस्तेमाल करो, इंट्रैक्शन। तो बताओ बच्चे लोग, कितने चार्ज के बीच में बल लग रहा है, 2 चार्जेज के बीच में बल लग रहा है। बल का नेचर कैसा है, इंट्रैक्शन है। इसी बल को हम लोग क्या बोलेंगे बउआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो कोई आपसे पूछेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है, तो आप आराम से बोलिएगा, द फोर्स एक्ट बिटवीन, द इंट्रैक्शन फोर्स एक्ट बिटवीन 2 चार्जेज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। एडवांस डेफिनेशन जब चैप्टर पढ़ेंगे 12th में तो हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है बच्चे। बेसिक लेवल पर इतना आपका काम चल जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की, ठीक है। तो जहाँ एटम होगा वहाँ न्यूक्लियस भी होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस फोर्स, ठीक है। अब देखो, जैसे मान के चलिए कार्बन एटम है, ठीक है, और उसके अंदर न्यूक्लियस है। तो कार्बन एटम के न्यूक्लियस में क्या को प्लस होगा, 6, ठीक। और हमने पढ़ा है कि प्लस प्लस आपस में क्या करता है बुआ, धक्का लगाता है। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो ये प्लस प्लस आपस में धक्का लगाएगा, तो धक्का लगाने से जो नाभिक है वो क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा और एटम अनस्टेबल हो जाएगा। पर ऐसा होता है क्या,
एटम अनस्टेबल नहीं होता, एटम स्टेबल होता है। तभी तो हमारे इस पेन में स्टेबिलिटी है, हम में स्टेबिलिटी है, ये कान में स्टेबिलिटी है। वरना कितना अजीब होता, एक दो दोस्त आपस में जा रहे हैं और एक दोस्त फट जाता तो क्या बोलता वो अच्छा आदमी था, फट गया। क्यों ऐसा नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि वो जिस एटम से बना हुआ वो एटम स्टेबल होता है। तो स्टेबल कैसे होता है? कहिएगा सर ये जब दोनों चार्ज आपस में बल लगाते हैं तो इसको तो फट जाना चाहिए। नहीं, माना गया कि कोई एक बल है जो इसको बाहर से दबा के रखा हुआ है, ठीक। तो जो बल इस न्यूक्लियस को और दबा के रखा हुआ है तो काफ़ी हाई मान से, काफ़ी हाई वैल्यू से उसको दबा के रखा हुआ है। किसी एटम के नाभिक को तोड़ना इतना आसान बात नहीं होता है। तो पक्की बात है कोई बाहर से उसको कस के दबा के रखा होगा। तो कहा जाता है कि किसी न्यूक्लियस के द्वारा, सुनिएगा, जो बल किसी न्यूक्लियस को होल्ड, अच्छे से होल्ड करके रखता है, उसी बल को हम लोग क्या, उसी फोर्स को क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस फोर्स। तो जो फोर्स न्यूक्लियस को होल्ड करके रखता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस फोर्स। तो इस सब का लेक्चर आपको ऑलरेडी लेक्चर का PDF लिखाया डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप उसको डाउनलोड करके वहां से अपना नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। अभी आप केवल यहाँ समझिए। अब स्ट्रॉन्ग के बाद बारी आती है बुआ वीक न्यूक्लियर फोर्स का, ठीक है। फोर्स की कैटेगरी होती है, इसके बाद बारी है बुआ वीक न्यूक्लियर फोर्स का, ठीक है। जो कभी ये स्ट्रॉन्ग है वो एक समय के बाद वीक बनेगा, ठीक है। वीक न्यूक्लियस फोर्स, ठीक है। जो स्ट्रॉन्ग है वो एक समय के बाद क्या बनेगा? वीक बनेगा। तो क्या होता है कि जब आप इस तरह से, कोई न्यूक्लियस होता है और उसमें से छोटे छोटे, देखिए एक होता है पार्टिकल और एक होता है सब पार्टिकल्स। कहिएगा सर सब पार्टिकल्स क्या होता है? तो एक होता है इंस्पेक्टर, एक होता है सब इंस्पेक्टर। पार्टिकल से छोटे वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? सब इंस्पेक्टर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब इसको दबाए रखा हुआ है तो दबाने के क्रम में क्या हो रहा है कि जब इसकी एटॉमिक नंबर 80 के पार चली जाती है तो यहाँ पर क्या होता है? एटॉमिक मास 80 के पार चला जाता है, उस समय ये कमजोर पड़ना चालू होता है। तो जब ये कमजोर पड़ना चालू होता है एटॉमिक नंबर 180 के पार जाने के बाद, तो ये क्या होता है? छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, एंटी न्यूट्रॉनो, एंटी प्रोटॉनो, ये सब जो सब पार्टिकल्स होते हैं वो निकलना चालू कर देते हैं। तो जब दो सब पार्टिकल्स के बीच में जो बल लगता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बउआ? वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। तो चलिए आप आई थिंक समझ गए होंगे कि फोर्स कितने, फंडामेंटल फोर्स कितने प्रकार के होते हैं। फोर्स तो कई प्रकार के होते हैं, फंडामेंटल 4 प्रकार के होते हैं। ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, वीक न्यूक्लियर। क्योंकि मास सब जगह है इसीलिए ग्रेविटेशन, जहां मास है वहां एटम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जहां एटम है वहां न्यूक्लियस है इसीलिए स्ट्रॉन्ग और वीक आया, ठीक है। तो आप फंडामेंटल और फोर्स समझ चुके हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बच्चे लोग, देखिएगा। इसके बाद बात करते हैं कंजर्वेशन, लॉ ऑफ नेचर। नेचर के जो लॉज है उसके बारे में हम आपसे बात करते हैं, ठीक है। प्रकृति के भी एक नियम है, तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ नेचर, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। लॉ ऑफ नेचर को हम लोग क्या बोलेंगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन। तो अब सवाल है, लॉ ऑफ नेचर में ये शब्द जो है कंजर्वेशन, ये कई जगह इस्तेमाल होगा 11th-12th में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये शब्द, पहले कंजर्वेशन क्या है, इस शब्द को समझने के लिए आपको महाभारत का एक श्लोक समझना होगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारते अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सदाम्यहम्। इसका मतलब होता है कि भगवान श्री कृष्ण से जब ये पूरी व्याख्या हो रही होती है, महाभारत हो रहा होता है, उस समय श्री कृष्ण के पास अर्जुन जाते हैं और कहते हैं, हे माधव, मैं अपनों से युद्ध क्यों करूं और ये युद्ध से प्राप्त भी मुझे क्या होगा? तो श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, तू व्यर्थ ही चिंता करता है, इसमें से कोई तुम्हारे अपने नहीं है, इनका शरीर कई जन्मों से है, इसका आत्मा कई जन्मों से है, शरीर मिला है, शरीर बदलते रहता है। कहते मतलब नहीं समझे? तो वो अपना विकराल रूप दिखाते हैं और कहते हैं कि ये देख, सब जन्म हम ही से पाते हैं और लौट हम ही में आते हैं। मतलब कहते हैं आत्मा अमर है, आत्मा की नहीं तो उत्पत्ति होती है नहीं तो विनाश। मतलब आत्मा को नहीं क्रिएट कर सकते हैं नहीं विनाश कर सकते, वो तो केवल क्या होता है बच्चे लोग, एक शरीर से दूसरे शरीर में खाली क्या होता है? ट्रांसफर होता है। इसी बात को समझाया, तब जाकर के अर्जुन जी ने क्या किया? तीर निकाल के धना धना चलाना चालू कर दिया, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? उसी को कंजर्वेशन कहते हैं। मतलब जो चीज़ आपके पास जितना इनिशियल में था अगर उतना ही फाइनल में है तो इनिशियल वैल्यू बराबर होना चाहिए किसके? फाइनल वैल्यू के। तो हम कहते हैं कि यह कंजर्वेशन है।
कोई भी चीज़ कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव करने का मतलब जितना पहले था उतना बाद में है। अगर अनलेस इसमें क्या नहीं होना चाहिए, बीच में कोई एक्सटर्नल इफेक्ट काम नहीं करना चाहिए। अब मान के चलो आत्मा निकले और कोई डायन उसको कैद कर ले, तो बताइए आत्मा दूसरे शरीर में जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। तो इसमें तो आत्मा के संरक्षण का नियम गलत हो जाएगा। लेकिन वो कब गलत हुआ? जब बीच में कोई एक्सटर्नल डायन आई। ये बात कृष्ण जी भूल गए थे, मैंने बता दिया। तो कहने का मतलब ये हुआ, इसी प्रकार अगर यहाँ पर एक्सटर्नल की बात बता रहा हूँ तो ये जब तक एक्सटर्नल इफेक्ट काम नहीं कर रहा है तब तक ये नियम काम करेगा, ठीक है ना। अगर कोई बीच में घुस जाकर इस नियम को डिस्टर्ब करेगा तो कैसे होगा, ठीक है। तो इनिशियल वैल्यू किसके बराबर है? फाइनल वैल्यू के बराबर है। तो यहाँ पे अगर मान के चलो मैं कहता हूँ, इसी नियम को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मान के चलिए मैं कहता हूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ यहाँ पे मास। तो कहने का मतलब जितना मास इनिशियल में होगा उतने मास फाइनल में होगा, ठीक है। जितना मास इनिशियल में रिएक्शन बनाते वक्त अब देखते होइएगा 10 ग्राम मिलाइएगा तो होगा 18 ग्राम। 2 ग्राम कहाँ गया? एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। वो भी एक अलग मुद्दा है, लेकिन वहाँ पे आप मास भी बैलेंस करते कि नहीं करते? बिल्कुल करते होइएगा। तो यहाँ पे फिर आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, अब आएगा चार्ज। अब क्या आएगा? चार्ज। तो जितना चार्ज पहले उतना ही चार्ज बाद में। फिर आएगा बउआ एंगुलर मोमेंटम। तो जितना मोमेंटम इनिशियल में उतने मोमेंटम फाइनल में। इसी तरह कई आपसे बन सकते हैं। एनर्जी आएगा तो कई आप बना सकते हो। तो मेन चीज़ क्या है? कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब होता है जितना इनिशियल होगा उतना ही फाइनल होगा, जब तक कोई एक्सटर्नल इफेक्ट इस पर काम ना करे, ठीक है बच्चे लोग। ओके, अब चर्चा करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन हो गया है, नेचर का लॉ हो गया है। अब हमारे पास आता है कि फिजिक्स का रिलेशन अदर सब्जेक्ट के साथ कैसे है, ठीक है। अब हमें क्या पढ़ना है बुआ? रिलेशन ऑफ फिजिक्स विथ अदर सब्जेक्ट। सबसे पहले तो इसका संबंध मैथ के साथ है। देखो बच्चे लोग, फिजिक्स अगर कार है तो मैथ एक रास्ता है, ठीक है। जितना अच्छा रास्ता होगा उतना अच्छा ये गाड़ी चलेगी, ठीक। मैं आपको लाख अच्छा गाड़ी बना के दे दूं और आपका मैथ नहीं ठीक है तो वो इसी तरह हिचकोला खाते हुए निकलेगा। तो बच्चे लोग फिर कहिएगा कि सर जी गाड़ी खराब बना के दिए। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स का ठीक होना बहुत जरूरी है। जैसे मान के चलो आपने एक बॉल को फेंका, ये बॉल इस बिंदु पर जाते वक्त भी गया, मान लीजिए 3 सेकेंड पर जाते वक्त, तो आते वक्त ये कितने सेकेंड पर आया? 5 सेकेंड। तो कोई पूछेगा बताइए तो इस बिंदु पर उसकी टाइमिंग क्या है? तो आप बोलिएगा 3, कोई बोलेगा 5, तो यहाँ तो गड़बड़ हो जाएगा। तो एक ही टाइम को बताने के लिए 2 चीज आया, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन काम करेगा, द्विघात समीकरण, ठीक। तो बताइए आप फिजिक्स के जो टाइमिंग निकालना है, क्या बिना आप मैथ के निकाल सकते हैं? नहीं। तो मैथ का संबंध इसमें है। फिर आता है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री का भी रिलेशन है इसमें। कैसे? तो जब तक केमिस्ट्री में एटम की बात करते हो तो वो एटम की चर्चा, अब फिजिक्स में चार्ज पढ़ना है तो भाई साहब जब तक एटम नहीं जानेंगे तब तक चार्ज कैसे जानेंगे, और मैटर कैसे जानेंगे, मैटर की प्रॉपर्टीज कैसे जानेंगे। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री एटम और मैटर से बहुत हद तक रिलेटेड आपको मिल जाएगा। थर्मोडायनेमिक्स दोनों में कॉमन है। अच्छा, फिर आएगा बायोलॉजी। देखिए बायोलॉजी का तो कोई डायरेक्ट फिजिक्स से रिलेशन नहीं है, लेकिन चूंकि यह इसका दोस्त है, बायोमोलिक्यूल्स केमिस्ट्री ये पढ़ना है और केमिस्ट्री फिजिक्स का दोस्त है, तो इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि यह इसका दोस्त है, पर डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। फिर आता है वो अदर सब्जेक्ट्स। तो अदर में देखिए नैनो टेक्नोलॉजी, एस्ट्रोनॉमिकल, जियो साइंस, ऐसे कई ऐसे चीज़ें हैं जो आपका फिजिक्स से रिलेटेड है, केमिकल इंजीनियरिंग, कई सारी चीज़ें हैं। तो आई थिंक आज के लेक्चर में आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि फिजिक्स का इस पहले चैप्टर की मुख्य बातें क्या क्या थी, ठीक है। तो आज इस चैप्टर का द एंड होता है, ठीक। इसका न्यूमेरिकल्स बना करके आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि नीट जेई में ये पूछता नहीं है और हमारी ये क्लासेस नीट और जेई के लिए है। तो इससे हमको जल्दी निकलना था क्योंकि हम अपनी तैयारी आपको नीट और जेई पे बता सके। तो ये आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। जब अगले क्लास में मिलेंगे तो अगला होगा यूनिट एंड मेजरमेंट। तो उस दिन की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे, स्टडी पैकेज देंगे आपको, यूनिट एंड डायमेंशन और मेजरमेंट का बहुत सारे क्वेश्चन इस पर करेंगे। वहाँ से नीट का रियल सफ़र शुरू हो जाएगा। और इस चैप्टर का स्टडी पैकेज डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, लिखा हुआ नोट्स वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप आराम से जाकर उसको याद कर सकते हैं, बना सकते हैं। पर कल से रेडी हो जाइए, कल से हम लोग पढ़ने वाले हैं IIT जेईई नीट के लिए फिजिक्स। ओके, तो चलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने पास रख लीजिए और हम दोनों को मिलकर के जब तक लड़ेंगे जब तक हम लोगों का नीट और जेईई आप लोगों का ना निकलवा दे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर सभी को, बाय बाय।